हमको कुछ बेसिक्स पहले पता होने चाहिए। ये चैप्टर जो बच्चों को लगता है सबसे टफ चैप्टर में से एक है, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको पता होना चाहिए, प्लॉइडी आपको पता होना चाहिए, एलील और जीन्स पता होने चाहिए, होमोलोगस नॉन होमोलोगस पता होना चाहिए, और बेसिक्स ऑफ मेयोसिस आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वर्ड कहां से आया है, या फिर जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द branch of science that deals with the study of inheritance and variation is called as genetics। क्या बोला? ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। पेज दे दो। तो यहां पर हम हमने कुछ वर्ड देखे, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, इनके बारे में हमको देखना है। बट इन सब चीजों से पहले आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम को देखें बेटा, तो क्रोमोसोम के अंदर एक सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और उसके ऊपर आर्म्स होती हैं, ठीक। क्रोमोसोम की आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। बीच वाले सेंटर कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक। सबसे टॉप वाले एरिया को यहां पर आप बोलेंगे टीलोमियर। क्या बोलेंगे, टीलोमियर, ठीक। अब हमारे बॉडी के अंदर हर एक क्रोमोसोम अपने पेयर के साथ में रहता है। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है और एक दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक। तो ये दोनों जो एक पेयर के दो क्रोमोसोम है, मान लीजिए एक पेयर में दो जूते हैं, तो एक जूता ये है, दूसरा जूता ये है, और दोनों एक ही तरह के होंगे, ठीक। तो जो एक पेयर के दो क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि इसको आपने क्या बोला, क्रोमैटिड। एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई दो क्रोमैटिड को आपस में आप बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। और दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं आपस में, उनकी जो क्रोमैटिड हैं उनको आपस में आप बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। अच्छा, एक तो पेयर ये हो गया, एक पेयर मान लीजिए दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का,
इनको आप बोलते थे दोनों को होमोलोगस। क्या बोलते थे? होमोलोगस। और ये एक दूसरे पेयर के क्रोमोसोम हैं, इसको और इसको। मान लीजिए इसको आपने बोला ए ए, क्या बोला? ए ए। इसको आप बोल रहे हैं बी बी। ठीक, तो ए बी आपस में कैसे होंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे होंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? ठीक, मैं कुछ बेसिक्स आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको जेनेटिक्स ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि जेनेटिक्स में हम एकदम से पढ़ने लगते हैं सेग्रीगेशन ऑफ एलील, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, बट उसके लिए आपको कम से कम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, कि जीन्स किसको बोल रहे हैं, एलील किसको बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है? बिल्कुल मिडिल में है। कहां पर है? मिडिल में है। तो अगर इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल मिड पर है, तो आप इसको बोलेंगे मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? ठीक, अगर इसकी पोजीशन मैंने सेंटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी, ऊपर वाली आर्म थोड़ी सी छोटी हो गई और नीचे वाली आर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई, मतलब ये सेंटर से बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर अब मैं जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं, ये आर्म थोड़ी और छोटी हो गई, ये आर्म थोड़ी और बड़ी हो गई। ठीक, तो ऐसे में इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक, फाइनली हो सकता हो कि ये वाली आर्म आपकी बिल्कुल दिख ही नहीं रही हो, या फिर बहुत छोटी दिख रही हो, और उसके कंपेयर टू दूसरी वाली आर्म जो है काफी बड़ी हो गई है, तो ऐसे में आप बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वी कैन डिवाइडेड क्रोमोसोम इनटू 4 कैटेगरीज: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक, जो आपके अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं अभी सारी चीजें आपको क्लियर करवा दे रहा हूं, आगे चलकर जिससे दिक्कत ना हो। तो पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज मोनोप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड एंड व्हाट इज पॉलीप्लॉइड। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम की जो नंबरिंग या गिनती करेंगे हमेशा और हमेशा सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग करेंगे। जितने सेंट्रोमियर पाए जाएंगे उतने नंबर होंगे क्रोमोसोम की। मान लीजिए एक ये सेल है, इस सेल को आप एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिया आपने। ठीक, अब यहां पर मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, एक और क्रोमोसोम बना रहा हूं, एक और क्रोमोसोम मैंने बनाया। मैंने टोटल कितने बनाए? 3 क्रोमोसोम बना दिए। ठीक, अच्छा, एक सेल के अंदर कितने भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, पर समझिए यहां पर मैंने इसको बोला ए। क्या बोला? ए। इसको बोला मैंने बी, और इसको मैंने बोला सी।
इसको ए, इसको बी और इसको सी। मतलब ये दोनों, ये इसका पेयर नहीं है, ये इसका पेयर नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब हर एक क्रोमोसोम की केवल और केवल एक कॉपी प्रेजेंट हो सेल के अंदर, केवल सिंगल कॉपी प्रेजेंट हो, बोलेंगे मोनोप्लॉइड। क्या बोलेंगे? मोनोप्लॉइड। ठीक, समझ में आया? क्लियर? अब एक दूसरा सेल लिया मैंने, यहां पर मैंने एक क्रोमोसोम ये बनाया, एक दूसरा ये क्रोमोसोम बनाया, एक तीसरा ये क्रोमोसोम बनाया, नीचे भी 3 बना लिए मैंने। बना लिए। इस पे मैंने लिखा ए और इस पर भी मैंने लिख दिया ए। इस पर मैंने लिखा बी और इस पर भी लिखा बी। इस पर लिखा सी और इस पर भी लिखा सी। मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक जोड़ा प्रेजेंट है, हर एक क्रोमोसोम का एक साथी प्रेजेंट है, उसके साथ पेयर करने वाला एक सेम टू सेम और क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। ठीक। तीसरी कंडीशन, अब डिप्लॉइड से जैसे ही आप बढ़ेंगे, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, वो सारी कैटेगरी किस में आ जाएंगी? पॉलीप्लॉइड। किस कंडीशन में? पॉलीप्लॉइड। मान लीजिए आपने ये क्रोमोसोम ए बनाया, ठीक। अब मैंने इस पर भी ए मेंशन कर दिया, इस पर भी ए मेंशन कर दिया, इस पर भी ए मेंशन कर दिया। मतलब इस ए की मोर देन 2 कॉपी प्रेजेंट है। एक सेल के अंदर ए की मोर देन 2 कॉपी प्रेजेंट है। अगर मोर देन 2 कॉपी प्रेजेंट है तो वैसे तो इसको हम ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं, बट जैसे ही मोर देन 2 कॉपी प्रेजेंट हो जाती है उसको हम क्या बोलने लगते हैं? पॉलीप्लॉइड कंडीशन। क्या बोलने लगते हैं? पॉलीप्लॉइड कंडीशन। तो पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज मैंने बताया कि मोनोप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, क्या बोलेंगे? मोनोप्लॉइड। अगर किसी क्रोमोसोम की डबल पेयरिंग में कॉपी प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। अगर मोर देन 2 कॉपी प्रेजेंट होंगी तो क्या बोल देंगे? पॉलीप्लॉइड। क्या बोल देंगे? पॉलीप्लॉइड। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या हो जाती है बच्चों को कि हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में क्या डिफरेंस। ठीक, हैप्लॉइड क्या है? क्योंकि अधिकतर जगह पर जब आप गैमीट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर लिखते हैं हैप्लॉइड। मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर आप जितने भी क्रोमोसोम देख रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 6 है। 6 है सेंट्रोमियर के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी भी सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको हाफ कर दें, उनको क्या कर दें? हाफ कर दें, बस वो क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड। क्या बन जाएंगे? क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस है। मोनोप्लॉइड क्लियर करता है कि हर एक क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट है, जबकि हैप्लॉइड यह बताता है कि यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का भी हैप्लॉइड हो सकता है, ट्रिप्लॉइड का भी हैप्लॉइड हो सकता है। अगर आपने वहां पर एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, एक मेल है, एक फीमेल है।
ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46 या 23 पेयर? हमने लिख दिया 46, या इसको क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर। ठीक, फीमेल में भी कितने होंगे? 46 और 23 पेयर। और अच्छे से अगर इसको लिखें तो इसमें 22 तो आपके क्या हो जाते हैं? ऑटोजोम। क्या हो जाते हैं? ऑटोजोम। और मेल के केस में क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। और यहां पर आपके 22 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स। पर जब हमने गैमेट बनाया था, ठीक, जब हमने, अब यहां पर पेयर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? पेयर। मतलब एग्जैक्टली इनका नंबर कितना है? कितना है? 44। ठीक, पर जब आप मेल का स्पर्म बना रहे थे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो वहां पर आप क्या करते थे? 2n से n ले जाते थे। मतलब यहां से आपका कितना आ जाएगा? 22 प्लस एक्स वाई में से या तो x आ जाएगा, और 22 प्लस y आ जाएगा। मतलब टोटल 23। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? 46 से। फाइनल नंबर हमको क्या मिला? 23। मतलब यहां पर क्या हो गया है? हाफ हो गया है। मतलब ये नंबर क्या है इसका? ये डिप्लॉइड था, और जो अब हमको मिला है इसको हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। ये है हैप्लॉइड। ठीक, हैप्लॉइड में मतलब जो भी इनिशियल नंबर है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक, सेकंड हमने टॉपिक पढ़ लिया मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, फिर हमने पढ़ लिया पॉलीप्लॉइड। हमने पढ़ लिया होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस क्या होता है? एंड नॉन होमोलोगस क्या होता है? ठीक, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। ठीक, डोमिनेंट रिसेसिव से पहले आप जीन और एलील समझ लीजिए। आप जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर सभी क्रोमोसोम पेयर में है। ठीक, क्रोमोसोम का वो स्पेस जहां पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हो, क्या लिखी हो? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज की लिखी हो? किसी फंक्शनल प्रोटीन को बनाने के लिए, फंक्शनल प्रोटीन को बनाने के लिए उसको आप क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम जो क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है एक इंफॉर्मेशन
किस चीज की इंफॉर्मेशन? किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, उसी को आप क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। क्लियर? अब समझिए होता क्या है बेटा, हमारे सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हो सकता हो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो तो इसका जो साथी क्रोमोसोम था जब वो बन रहा हो, ठीक, मान लीजिए यहां पर एक जीन था जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि वो प्लांट को क्या कर दे रहा है, प्लांट के फ्रूट को रेड कलर दे रहा है। क्या कलर दे रहा है? रेड कलर दे रहा है। ठीक, अब सेम उसी जगह पर जहां पर ये क्रोमोसोम था उसके होमोलोगस का सेम वही पोजीशन, यहां पर जो इंफॉर्मेशन लिखी है जब ये बन रहा होगा, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो हो सकता हो किसी वजह से यहां पर कोई म्यूटेशन आ गया हो। अब ये रेड ना बनाकर क्या बना रहा है? ग्रीन बना रहा है। क्या ग्रीन कलर दे रहा है? ग्रीन कलर दे रहा है। बट ये जो सेगमेंट है अभी भी किसको कोड कर रहा है? कलर को ही कोड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये यहां पर रेड था तो यहां पर ये डॉर्फ या टॉल को कोड करने लगा। ठीक, अगर यहां पर ये रेड के बारे में बता रहा है तो यहां पर ये ग्रीन के बारे में बताने लगा, मान लीजिए ऐसा। ठीक, अब हुआ क्या, यहां पर कलर की इंफॉर्मेशन ये भी दे रहा है, कलर की इंफॉर्मेशन ये भी दे रहा है। इसको देना क्या चाहिए था? अगर सही सही देखा जाए, अगर ये करेक्ट काम करता तो इसको क्या कलर देना चाहिए था? रेड, क्योंकि ये दोनों क्या थे? आपस में होमोलोगस थे। तो इसको ये रेड दे रहा था तो ये भी इसको भी रेड देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों रेप्लिकेशन के द्वारा बने होंगे। तो रेप्लिकेशन में होता क्या है? एग्जैक्ट कॉपियां बन जाती हैं। बट किसी वजह से अब ये रेड ना देकर क्या दे रहा है? ग्रीन दे रहा है। तो ये एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक अल्टरनेटिव कलर दे रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन is called as एलील। क्या बोलेंगे? एलील। क्लियर? जीन क्लियर हो गया, एलील क्लियर हो गया, होमोलोगस क्लियर हो गया, नॉन होमोलोगस क्लियर हो गया। ठीक, प्लॉइडी आपकी क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्लियर हो गया। अब नाम सुना है? क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ता है, डॉग है, आप उसको देखकर बता सकते हैं वो किस ब्रीड का है। अगर आपको कुत्ते के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो आप बता सकते हैं ये लेब्राडोर है, डॉबरमैन है, किस कैटेगरी का है। मतलब वो कैरेक्टर जो आप बता रहे हैं वो केवल और केवल आप अपने विजुअल जो आपने देखा है उसी से बता ले रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर जो केवल और केवल मार्फोलॉजी को देख करके, बाहरी रंग रूप को देखकर पता करवा दें, उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। और अगर हम किसी के जीन लेवल पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके जीन्स के बारे में बता रहे हैं, कोई कोड जो किसी ऑर्गेनिज्म के जीन के बारे में सूचना दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। वेरी गुड, क्लियर है आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एग्जाम्पल से ले लेते हैं जरा सा। मान लीजिए एक टॉल प्लांट है और एक है डॉर्फ प्लांट। इसको आपने लिख दिया कैपिटल टी से, इसको लिख दिया आपने स्मॉल टी से। ठीक, अब होगा क्या बेटा, जब दो
प्लांट या दो चीज के बीच में आप क्रॉस करवाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जब गैमीट बन रहा होता है तो अगर दोनों के दोनों एक जैसे हैं, जैसे ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, वो स्मॉल टी है और वो स्मॉल टी है, ठीक, तो आप इनमें से केवल एक ही ले सकते हैं, क्योंकि जब इसके गैमेट बनाएंगे तो दोनों टी टी वाले बनेंगे, बात एक ही पड़ेगी, ठीक। तो आपने यहां से टी लिया है और यहां से टी लिया है। अच्छा, गैमेट बनने के बाद हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। और फ्यूजन हो जाएगा तो फ्यूजन के टाइम पर ये जो प्लांट होगा ये टॉल होगा, क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल टी है वो अपना एक्सप्रेशन देगा, स्मॉल टी का जो एक्सप्रेशन है वो रिसेसिव कंडीशन में चला जाएगा। बट जब आप इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ सेल्फ करवा रहे हैं, तो अब यहां पर देखिए, जहां पर आपको एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाली कंडीशन मिले, मतलब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिले जहां पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, तो यहां पर गैमेट जितनी ये पोजीशन होंगी उसके, जैसे यहां पर एक हेट्रोजाइगस पोजीशन है तो गैमेट इसके दो बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला बनेगा और एक स्मॉल टी वाला बनेगा। इसका भी गैमेट कितना बनेगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस कराएंगे क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। हम इधर पुनेट बना लें, बना सकते हैं इस कंडीशन में पुनेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा आपको कंडीशन मिलेगा तो ये भी कैसा होगा, टॉल हो, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, ये भी कैसा होगा, टॉल होगा, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक। मतलब आपने देख कर क्या बता दिया कि ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, मतलब तीन को आपने लंबा बताया है और एक को आपने बौना बताया है, डॉर्फ बताया है। तो आपने जो देख कर बताया है वो क्या होगा, इसका फिनोटाइप या जीनोटाइप, ठीक। बट जब आप स्टडी कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला लंबा इस वाले लंबे से डिफरेंट है, यहां पर जो दोनों फैक्टर्स हैं वो आपके कैपिटल टी हैं, जबकि यहां पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, मतलब इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है इससे डिफरेंट है। मतलब एक तो हमको मिल रहा है कैपिटल टी वाला, दो हमको मिल रहे हैं कैपिटल टी और एक हमको मिल रहा है स्मॉल टी। ये जो आपने निकाला ये क्या है, ये जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। बिल्कुल क्लियर हो गया जीनोटाइप फिनोटाइप। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव पर आ जाते हैं। बेसिक बहुत जरूरी है, बिना बेसिक के सीधे अगर आप मेंडल के पास पहुंच जाएंगे ना तो मेंडल भगा देंगे वहां से। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है कैपिटल टी, क्या लिखा है, कैपिटल टी, और यहां पर लिखा है स्मॉल टी। अभी आपसे पूछा जाए कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, बेटा कभी भी ऐसे किसी को हम डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बोल देंगे। हम देखेंगे कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है। हो सकता हो जब इनके बीच में आपने क्रॉस करवाया है तो स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन दे रहा हो, कैपिटल टी ना दे रहा हो। क्रॉस के बाद जिसका नंबर, जिसका एक्सप्रेशन हायर क्वांटिटी में होगा वो डोमिनेंट बोला जाएगा, अगला रिसेसिव बोला जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि स्मॉल टी
रिसेसिव है, हमेशा रिसेसिव नहीं है। रिसेसिव और डोमिनेंट क्लियर करने के लिए उसका हमको क्रॉस देखना पड़ेगा कि कौन क्रॉस के बाद अपने आप को ज्यादा नंबर में शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्रॉस करवाया, ये मान लीजिए टॉल को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, डॉर्फ को। अब जैसे हमको पढ़ाया जाता है कि इनसे जो मिलकर बना है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल होगा, मतलब ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, इसके जैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, तब आप इसको डोमिनेंट बोल रहे हैं, तब इसको आप डोमिनेंट बोल रहे हैं। बट अब इसी कंडीशन में मान लीजिए ये डॉर्फ एक्सप्रेशन देने लगे, तो अब उस केस में डोमिनेंट कौन जाएगा, स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन में जो अपना एक्सप्रेशन या जो अपने आप को ज्यादा नंबर में शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिसेसिव। जो एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे या हाइड कर दे वो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव। ये क्लियर रखना। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया। अब आपको मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना पड़ेगा। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, और डाई मतलब क्या होता है, दो। अगर आप किसी क्रॉस में केवल और केवल एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। और अगर आप किसी क्रॉस में दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर क्रॉस करवा रहे हैं क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। मान लीजिए यहां पर जब हमने क्रॉस किया था कैपिटल टी जिसको हमने बोला था टॉल, ठीक, इसको कैपिटल स्मॉल टी इसको बोला था डॉर्फ। अब बेटा चाहे ये टॉल हो चाहे ये डॉर्फ हो, यह चाहे लंबापन हो चाहे ये बौनापन हो, दोनों और दोनों कैरेक्टर किसके हैं, लंबाई के ही तो हैं, लेंथ के ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर एक लंबाई का है और एक कलर का है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, मोनो हाइब्रिड। किस में जाएगा, मोनो में। बट अब सेम वही कंडीशन हम ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये रेड कलर के लिए है और ये व्हाइट कलर के लिए है, ये टॉल के लिए है, ये डॉर्फ के लिए है। मतलब यहां पर हम एक बार में कितने कैरेक्टर को ले रहे हैं, दो कैरेक्टर। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, मोनो में कि डाई में, डाई हाइब्रिड में जाएगा। तो जब हम कोई क्रॉस कर रहे हैं जहां पर केवल एक बार में एक कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक बार में हम दो कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब तीसरी कंडीशन, अब यहां पर मैंने टॉल ले लिया, रेड ले लिया, और यहां पर मैंने लिख दिया एक और कैरेक्टर, मान लीजिए इससे मैंने जोड़ दिया फ्लावर कलर मैंने दे दिया ब्लू। क्या दे दिया, ब्लू। अब यहां पर मैंने इसको सीड कलर मान लिया, रेड वाले को इसको सीड का कलर मान लिया और इसको फ्लावर का कलर मान लिया, ठीक। और यहां पर फ्लावर आप मान लीजिए रेड, ये सीड है और ये फ्लावर है। मतलब एक बार में हम कितने कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, 1 2 3। कैसा क्रॉस हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। कैसा हो जाएगा, जब एक बार में एक कैरेक्टर ले रहे हैं मोनो हाइब्रिड, एक बार में दो कैरेक्टर ले रहे हैं डाई हाइब्रिड, 3 ले रहे हैं ट्राई हाइब्रिड, 4 ले रहे हैं टेट्रा हाइब्रिड, 5 ले रहे हैं पेंटा, 6 ले रहे हैं हेक्सा। इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, ठीक। तो चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा, ठीक। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आर्म्स को क्या बोलते हैं,
क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। टिप्स ऑफ आर्म को क्या बोलते हैं? जो आर्म की टिप होती है उसको क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। अगर दो क्रोमोसोम जो आपस में पेयर में हैं तो दोनों क्रोमोसोम को आपस में आप क्या बोलते हैं? होमोलोगस। और एक क्रोमोसोम से लगी हुई दो क्रोमेटिड को आपस में कैसी क्रोमेटिड बोलते हैं? सिस्टर या नॉन सिस्टर? अगर एक ही सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड लगी हैं मतलब सिस्टर, और अगर दो सेंट्रोमियर हैं आपके पास और उससे आपकी क्रोमेटिड है उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? सिस्टर के बीच में या नॉन सिस्टर के बीच में? मियोसिस में पढ़ा था नॉन सिस्टर के बीच में। किसके बीच में? नॉन सिस्टर। सेकंड हमने पढ़ा था मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। मोनोप्लॉइड का मतलब क्या है? जब हर एक क्रोमोसोम सिंगल कॉपी में प्रेजेंट हो मोनोप्लॉइड, अगर डबल कॉपी में प्रेजेंट हो तो ट्रिपल कॉपी में प्रेजेंट हो तो ट्रिप्लॉइड, या जैसे ही 3 के ऊपर आ जाता है हम उसको क्या बोलने लगते हैं? पॉलीप्लॉइड। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को मैक्सिमम नंबर में एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है, वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। और जो छिप जा रहा है, जो मास्क हो जा रहा है, उसको क्या बोल देंगे? रिसेसिव। फिर हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब एक कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब दो कैरेक्टर को साथ में स्टडी कर रहे हैं डाईहाइब्रिड, जब 3 कैरेक्टर को कर रहे हैं तो ट्राईहाइब्रिड। ठीक। कल हम बेसिक हमारा लगभग, फिर हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा। जीनोटाइप क्या होता है? कोई कोड जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को बता रहा हो, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो थे वो आपस में क्या है? दूसरे के जीनोटाइप्स हैं। बट अगर किसी भी चीज को देखकर आप उसके आउटर कैरेक्टर को पता कर लें कि ये ग्रीन है, येलो है, मार्फोलॉजी को बता रहे हैं, वो कोड क्या है? फिनोटाइप। ठीक। तो आज के लिए ठीक। बाकी कल से हम मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, जेनेटिक्स के कोर में घुस जाएंगे।